तो आज हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ। हुक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। बहुत सिंपल सा फिनोमिना है हुक्स लॉ का। आपके पास एक वायर है, वायर की जगह आप स्प्रिंग लो, उसको एक नोट पर फिक्स कर दो। यहाँ पे स्प्रिंग में एक एंड पर आप कुछ वेट को अटैच करो तो क्या होगा? कुछ एक्सटेंशन आएगी। स्प्रिंग में वो एक्सटेंशन आपको विजिबल होगी, आपको दिखेगी। लेकिन अगर मैं स्प्रिंग की जगह एक वायर लूं और वायर में कुछ वेट अप्लाई करो तो क्या आपको वो एक्सटेंशन विजिबल होगी? नहीं। आप इस पे और वेट अप्लाई करते रहो तो एक मूवमेंट ऐसा भी आएगा ये वायर आपका टूट जाएगा। अगर वायर टूटा है तो टूटने से पहले वो खिंचा होगा, यानी उसके अंदर एक्सटेंशन आई होगी, लेकिन वायर में वो इतना विजिबल नहीं होती। स्प्रिंग में वो एक्सटेंशन इजीली विजिबल हो जाती है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोड अप्लाइड करोगे, वेट अप्लाइड करोगे तो एक्सटेंशन आएगा। ज्यादा लोड अप्लाइड करोगे ज्यादा एक्सटेंशन आएगा। तो हम ये मान के चले कि लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। अब हुक्स ने क्या बताया कि लोड और एक्सटेंशन ये दोनों ही वर्ड थोड़े से सेटिस्फैक्टरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप वायर में वेट को अप्लाइड करते हो तो एक्सटेंशन के अलावा, एक्सटेंशन मींस क्या? लेंथ में चेंज हो रहा है। लेंथ में चेंज होने के अलावा कुछ साइट और भी होती है जहां पर चेंज होता है। जैसे वायर आपका जब खींचेगा तो पतला हो जाएगा, उसका एरिया जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज होगा, यानी लेंथ के अलावा उसका एरिया भी चेंज होगा। और कुछ केसेस में ये जो आपका वायर है डिफॉर्म होता है, यानी इसकी शेप भी चेंज होती है। वायर में अगर कोई दूसरी बोर्ड ले तो कुछ केसेस में ड्यूरिंग एक्सटेंशन बॉडी की शेप भी चेंज होती है। तो एक्सटेंशन पर थोड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं था क्योंकि चेंज कई तरह से होता है। और लोड जो था उसको भी उसने वर्ड को मॉडिफाई किया। तो इन दोनों वर्ड को मॉडिफाई करके उसने क्या बताया? लोड की जगह उसने ले लिया स्ट्रेस और एक्सटेंशन क्या ले लिया? स्ट्रेन। तो उसने कहा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिलता है? स्ट्रेस इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। के इज अ कोएफिशिएंट, तो के की वैल्यू क्या हो गई? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यहाँ पर जो के है इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन का फिनोमिना है, क्या आपने लोड अप्लाई किया एक्सटेंशन आया, या आपने स्ट्रेस अप्लाई किया स्ट्रेन आया, इतना भी ये फिनोमिना है ये अंडर द इलास्टिक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट क्या है? वो लिमिट जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी को अगर डिफॉर्म करें पूरी पोजीशन को रिगेन कर लेंगे। ये आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने उसको हल्का सा स्ट्रेच किया, छोड़ा, वो अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि हम उसको इतना स्ट्रेच कर दें कि वो अपनी पोजीशन रिगेन ना करे। ऐसा पॉसिबल कब होता है? जब आप उसको बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट आप उसको स्ट्रेच करोगे। तो ये जो उसका जो फिनोमिना है उसका जो है ये अंडर द इलास्टिक रीजन है, यानी जहां पर बॉडी को डिफॉर्म के बाद वो अपनी पोजीशन को रिगेन कर सके। तो K इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, K इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर एक वर्ड है इलास्टिसिटी। व्हाट इज दैट? यानी कुछ बॉडी अपनी पोजीशन को डिफॉर्म करने के बाद भी रिगेन कर लेती हैं, जैसे स्प्रिंग है, रबर है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडी। और इलास्टिक बॉडी का वही फिनोमिना जिसकी वजह से अपनी पोजीशन को वो रिगेन कर ले आफ्टर डिफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्लियर है?